ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੋਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨਸ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਹੌਲ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਗਿਆ ਕਿ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੋਗਾਚਾਰਿਆ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਚ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੋਗਾ ਟੀਮ, ਯੋਗਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੋਗਾ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੀਰੂ ਮਲਿਕ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़। साढ़े तीसरे मेहमान है डॉक्टर कृतिका बनोट, आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर ने डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा पंजाब। बहुत बहुत स्वागत है मैडम कृतिका दा जी। और चौथे साढ़े मेहमान ने गौतम जोशी जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ने पंजाब योगा एसोसिएशन और डायरैक्टर ने हिमालयन योगीज फाउंडेशन दे। सो ये चार एक्सपर्ट साढ़े नाल अज मौजूद रहणगे और असी इस डिबेट के दौरान इस दे वक्-वक् जिहड़े एंगल्स ने उस ते रोशनी पावांगे। शुरुआत जिहड़ी है वो मैं करूँगा रमन कुमार जी तुहाडे तो कि अज दी डेट दे विच जे मैं शुरू करा तो अंतरराष्ट्री लैवल ते इंडिया दी पछाण जिहड़ी है समझदे हो कि योगा नाल एक वखरे तरीके नाल खड़ी हो गई है। वैसे बहुत फील्ड ने जिहदे करके इंडिया के अलग-अलग देशों के नाल अपने अपने तरीके दे रिलेशनस ने, बट योगा के पॉइंट ऑफ व्यू कित्थे खड़े हैं सर? अगर हम योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जितनी भी कंट्रीज में योग करते हैं और जितने भी कंट्री में योग एक्सपर्ट हैं, अगर उनमें जब आप वैल्यू क्रेडिट करेंगे तो उनकी फर्स्ट चॉइस है कि हमें इंडियन योगा टीचर मिले, इंडियन मास्टर्स मिले, इंडियन ट्रेनर मिले। और हमें बड़ी खुशी होती है जब हम बाहर जाते हैं तो हमें इंडिया के नाम से जानते, योगा के नाम से जानते, कहते यू आर फ्रॉम इंडिया, कैपिटल ऑफ योगा। ये वर्ड हमने इंडिया से बाहर जाके पहले सुना था। तो हमें खुद लगा कि हम कभी इस वर्ड में अपने आप को यूज नहीं कर पाए, लेकिन कैपिटल ऑफ योगा इंडिया, ये वर्ड हमें, चाहे हम रशिया गए हों, चाहे ये हमेशा के लिए जुड़ गया, ये हमेशा के लिए जुड़ गया। और वो लोग हमें इस रूप में जानता है कि योगा कैपिटल हब इंडिया। गौतम जी, कहीं ना कहीं मैं सियासत की बात तो नहीं करता क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में खास करके इस चीज़ से उसको जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन इसकी चर्चा होती है और कहीं ना कहीं इसको धर्म के साथ जोड़ा जाता है। तो बिल्कुल स्वाभाविक है। उससे अलग करके देख सकते हैं या उसके साथ जोड़ना ही पड़ेगा? देखिए, जैसा एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पास ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है जब वो अपनी माँ के पेट में होता है, ना उसके पास उसका खुद का नाम होता है। पर जब वो वापस जब शरीर लेके जन्म लेता है तो उसके पास उसका स्वास्थ्य होता है सबसे पहले। तो योग को किसी ना जाति से जोड़ा जाए, ना किसी धर्म से जोड़ा जाए, ना किसी संस्कृति से जोड़ा जाए। योग को अगर जोड़ा जाए तो आध्यात्मिक तौर से या सिर्फ शारीरिक तौर से। अगर ज़्यादा से ज़्यादा और आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप इसको मानसिक तौर से भी जोड़ सकते हैं। नहीं, आजकल जैसे क्योंकि उसमें ओम का उच्चारण होता है और कहीं ना कहीं क्योंकि इस टाइम देश में बीजेपी की गवर्नमेंट है तो उस चीज़ के हिंदुत्व या इन चीज़ों से ज़्यादा इस नज़रिए से देखा जाता है। तो आज प्रधानमंत्री ने भी अपनी स्पीच में इसके इंडिकेशन दिया था, लेकिन वो डायरेक्टली पॉलिटिक्स पे नहीं आए कि उसमें पॉलिटिक्स को शामिल ना करें, लेकिन इशारा उन्होंने भी किया कि इस चीज़ को सियासत से ना जोड़ा जाए, लेकिन फिर भी हम इसको अलग कर नहीं सके। वो चल रही है पैरेलल। ये बहुत ही लंबा संघर्ष चलेगा। देखिए, आप सबसे पहले हिंदू शब्द की परिभाषा को जाने। हिंदू शब्द किसी धर्म से नहीं है
योग की अगर उत्पत्ति हुई है तो ये हिंदू शब्द से नहीं हुई है, ये वेदों में आया है। वेदों में इस प्रकार से आया है क्योंकि जैसे कि सनातन धर्म कहा गया है, सनातन कहा गया है। हिंदू एक सभ्यता है, सिंधु से लेकर सिंधु सागर तक इसके घाटी में बसने वाले लोगों को आगे चल के हिंदू कहा दिया गया, और इन्होंने ही अलग अलग संस्कृतियां डेवलप की। इसमें ही बहुत सारे कल्चर हुए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में भी आप देख सकते हैं बहुत सारे पक्ष निकले हैं अलग अलग विभिन्न स्तरों पे। हाँ, आज के पक्ष में एक चर्चा का विषय राजनीतिक बहुत हो गया है। कई लोग भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या अलग अलग संगठनों को इसमें जोड़ के पक्ष बना देते हैं कि ये सिर्फ इन्हीं का है। आज जैसे वो अलग बात है कि बंद कमरे में कांग्रेस के लोग भी करते होंगे और दूसरी पार्टियों में भी करते होंगे। वही चर्चा का विषय। हमारे साथ संस्था में वो लोग भी जुड़े हैं जो कांग्रेस से भी हैं, वो लोग भी जुड़े हैं जो बीजेपी से भी है। एक साथ चाय पीते हैं, एक साथ बातें करते हैं, एक साथ योगा करते हैं। बयानबाजी होती है तो उसमें वो उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैडम कृतिका जी, अगर मैं बिल्कुल स्टार्ट तो एक आम पब्लिक ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕਿ ਯੋਗ ਕੀ ਹੈ, क्यों करना जरूरी है? देखिए ऐसा है कि एज एन एक्सपर्ट मैं मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ और डॉक्टर मैडम दोनों तो मेरा सवाल है जी, देखिए हम जब भी मनुष्य योनि में अब आए हैं तो हमारे शरीर का और हमारे मन का आपस में बहुत बड़ा सामंजस्य है, और हम लोग अपने दिनचर्या को जिस तरह भी निभाते हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं, हम जिस भी प्रोफेशन में हैं, हम उसकी हर रोज़ जो भी हमारा सुबह से लेकर शाम तक चल रहा है, लेकिन उसमें अगर हम कुछ ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ढाल लें तो अगर बड़े मायने में पूछा जाएगा तो योग को अब जीवन शैली के रूप में अपने जीवन में धारने का जो एक मौका मिला है वो इसी मंच पर आकर हमें पता चला, और ये जो एक मैसेज है ये दुनिया को भी जाना चाहिए कि योग सिर्फ एक अपने आप को शारीर के तौर पर स्थिरता लाने के लिए नहीं बल्कि मानसिक विकास के लिए और आध्यात्मिक विकास के लिए भी अच्छा है। तो जिनको इसके बारे में नहीं पता है, अगर उनके मन में एक ही धारणा है कि हाँ आसन कर लिया और योग में हम सीमित हो गए, तो शायद ये दायरा बहुत छोटा है, क्योंकि अष्टांग योग जो हमारा आयुर्वेद भी बोलता है उसमें जो आसन उसका सिर्फ एक अंग है। अदरवाइज उसमें हम जब डिटेल में जाते हैं तो आगे जाकर ध्यान, धारणा, समाधि वो हमारे मानसिक आत्मचिंतन के लिए बहुत जरूरी है। और अगर हमारे में कोई भी इंसान हम उस रास्ते पे आ भी गए तो हम शारीर के साथ साथ जब मन को इतना शांत कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारे में कोई कमी रहेगी, हम हमेशा निरोग अवस्था में ही रहेंगे। तो ये एक आम इंसान को जानना जरूरी है, लेकिन ये हट से नहीं होगा, उसके कंसेप्ट को पहले समझना पड़ेगा। अगर ये आयुर्वेद का और योग का साथ साथ एक सामंजस्य हुआ है और हमारे मोदी जी ने इसको एक प्लेटफॉर्म देकर पूरे विश्व में दिया है, तो शायद ये एक बहुत बड़ा नजरिया लोगों को समझने में आएगा, पर अभी भी बहुत आगे काम करना जरूरी है। शुरुआत है, हाले शुरुआत है। हाँ। डॉक्टर नीरू, क्योंकि ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ कि स्क्रीन ते तुसी टीवी च करदे देख लिया, खड़े होए, साह लो, छड्डो, मतलब हाले तक सिर्फ इन्ना का मतलब पता है। अभी सवाल है कि हाँ। मतलब इन्ना की है, वो किवें पब्लिक ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? सर मैं बड़ा ही क्योंकि ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਟੀਚਰ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ स्टूडेंट हैं, ਤਾਂ हार्डली ਜਿਵੇਂ 2-3 स्टूडेंट्स ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। अच्छा बाकी सबको साइंस आती है मैम, साइंस हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो मैं उनसे मैं कहा ठीक है आप अपने आप को जानते हो, तो वो सानू बोलते हैं कि ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ। मैं कहा ठीक है नाउ लेट्स चेक। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਣਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਧੜਕਦਾ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ এনवायरमेंट ਇੰਨਾ ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਹੈ ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ, ਅੱਖ, ਕੰਨ ਦੇ ਰੋਗ ਆਮ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਜੈਸੀਆਂ, ਡਾਇबिटीज़ जैसी ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਰ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸੀਜ਼ਜ਼ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਿਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸ ਪੂਰਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਯੂ ਇਨਹੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਭਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੌਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਯੂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਔਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਗੈਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਜਦੋਂ ਲੰਗਸ 'ਚ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਲਵੋਲਾਈਜ਼ ਹੈ। ਐਲਵੋਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸક્ષਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬੋਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਤ ਹੈ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਔਰ ਹੋਰ ਟੌਕਸਿਨਸ ਔਰ ਅਦਰ ਗੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਖੂਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 16 ਤੋਂ 20 ਸਵਾਸ ਇਨਸਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 16 ਤੋਂ 20 ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਹ ਚ ਲੈ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਯੋਗ ਚ ਆਚਾਰਿਆ ਰਮਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤ ਭਟਕਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਣ ਆਯਾਮ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਆਯਾਮ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਾਮਨ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1:2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਦੁੱਗਣੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੇਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਸਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਜ਼ਲ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿ ਬੜਾ ਦੇयर इज अ ਸਾਇੰਸ ਬਿਹਾਈਂਡ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੇਫੜੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੋਂਕਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਵੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਵ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ क्षमता ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਡਮ ਬਿਨਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ कि वो योग करना शुरू कर देते हैं, कि इसका तरीका की है? नहीं देखिए, ऐसा मुझे नहीं लगता। हम शायद एक प्रोफेशनल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और आयुर्वेद के साथ साथ योग हमारा एक सब्जेक्ट रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि हम एक अध्यात्म विषय में जाएंगे तो अपने ध्यान में हम एक प्रेयर के फॉर्म में हम किसी भी सुख आसन में बैठ जाते हैं और प्रेयर स्टार्ट करते हैं, वो एक अलग विषय है, वो एक सिंपल एक स्टेप है। लेकिन शरीर को मोड़ना, लेकिन अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को देखना, अपनी बॉडी के पोस्चर्स को यूज करना और फिर उसको श्वास की क्रिया के साथ अनुरूप करना कि कहाँ अपने श्वास को छोड़ा, कहाँ लिया, ये एक टेक्निकल एक साइंटिफिक विषय है। तो मेरा तो ये कहना होगा कि अगर हम इसको, कई लोग ऐसे, आई एम अ डॉक्टर, पेशेंट आते हैं लोग आजकल सैर करन जांदे ने, वो पार्क च 4 बंदियां नु देखदे ने, उत्थे बैठ के करना शुरू करते हैं। ये बहुत नॉर्मल चीज है। पेशेंट भी बोलता है हमें कि जी टीवी देख के हमने स्टार्ट कर दिया, टीवी देख के, जबकि मुझे लगता है कि एज अ इंस्ट्रक्टर 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਅ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰਫੈਕਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਅ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਨਵਾਂ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਟੇਢਾ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟੇਢਾ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਪਾਈਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਯੋਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਾਇਦੇ ਅਗਰ ਗਲਤ करोगे तो उतना ही नेगेटिव। योगा इंस्ट्रक्टर इज मस्ट फॉर इट, ये जरूरी है, उस तो बिना नहीं करना चाहिए। नहीं, आप मे बी आप जब जाते हो आप ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रस्त हो, हमें नहीं मालूम, और आप तो मैं जैसे डिस्पेंसरी में देखती हूँ कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको जिंदगी में कभी उन्होंने बीपी नहीं चेक कराया, उनको यही नहीं मालूम उनका शुगर लेवल कितना है, तो जब वो आते हैं कोई ना कोई सिम्टम लेके, चाहे वो उनका मोटापा हो, चाहे उनके पेट का कोई ना कोई कारण अपचन का हो, लेकिन जब उनको यही नहीं मालूम कि उसके पीछे कारण क्या है, तो फिर ट्रीटमेंट देना उतना आसान नहीं होगा। और वो अगर खुद ही घर पे बैठ के
जैसे एक केमिस्ट के पास गए, सिर दर्द हुआ, सिर दर्द की दवाई ले ली, मालूम नहीं है वो फायदा करे या नुकसान करे। सिमिलरली योगा में हम कोई भी एक चीज को, क्रिया को शुरू करेंगे बिना योगा के जो आचार्य हैं वो उसके बगैर उसको करना अधूरा होगा। कल को उसका हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट भी आ सकता है। इनिशियल स्टेज ਤੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ अभ्यास हो जाएगा, अभ्यास कर लिया फिर उस तो बाद फिर कर कर सकते सकते हो। हैं। कितनी मिनिमम टाइम लिमिट कोई है कि जे अगर आप इसमें तो आपका बॉडी, यथाशक्ति, इच्छा शक्ति, ये दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। आप अपनी यथाशक्ति और अपनी इच्छा शक्ति से ही योग को धारण कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर कोई किसी को बोलेगा कि तूने 40 मिनट देने, तूने 50 मिनट देने, ये इसका कार्यफल नहीं है। अच्छा। इसका क्षेत्र नहीं है। ठीक है। हम इस दायरे से, बहुत बड़ा है ये योग का दायरा, ठीक तो है। हम उसको बांधे मत। ठीक है। आप धीरे धीरे शुरू करें। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਮਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸਪੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੋਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੀ ਯੋਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੌਤਮ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੋਗ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਨਿੰਗ ਜੋਗਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, और योग, दोनों में फर्क क्या है? देखिए, बहुत ही एक सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूँगा कि आप जब जिम जाते हैं तो आप अपने मसल का वर्कआउट करते हैं। जिम में आप ना लीवर की एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना किडनी की एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना इनका प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, परंतु योग में आप इन सभी को अपना सकते हैं, इन सभी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपकी किडनी की भी सफाई हो जाएगी, आपका लंग्स का भी प्रक्षालन होगा, हर एक चीज के विषय के ऊपर जितनी भी इम्प्योरिटी है वो बाहर निकाल सकते हैं योग के द्वारा, आसनों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा और नृत्यों के द्वारा, अपने षट कर्मों के द्वारा। बहुत सारे विषय हैं। और जैसे रही बात इंडस्ट्री की, योग इंडस्ट्री की, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले रमन जी ने भी बताया था कि जितने भी विदेशों में इंस्ट्रक्टर वगैरह अडॉप्ट किए जाते हैं वो ज्यादातर भारतीय ही मांग है। तो बहुत अच्छी बात है कि भारतीयों का वर्चस्व इस इंडस्ट्री में बहुत बढ़ रहा है। रमन जी, इस वेले अगर मैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू नाल पूछा कि लोग जाना चाहते हैं, सीखते हैं, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू नाल कितना है? क्योंकि अगर आप जिम की गल करते हैं तो जिम बहुत बड़ा कॉस्टली है। कई बार लोग सोचते हैं कि यार ट्रेनिंग लैन जावांगे, सो हाँ योगा बारे हले लोग जानते नहीं है ना। सो एज ए ट्रेनर कि आप इन्हें किवें देख सकते हैं कि कितना क्या है, कॉस्टली है कि नहीं? देखिए, कॉस्टली तो नहीं कह सकते इसमें ज़्यादा, और डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं योग में। इंडिया में मुझे अभी भी याद है जब मैंने चंडीगढ़ में योगा को एज ए प्रोफेशन यूज़ किया था, तो मेरे ही सर्कल में बड़ा मजाक बना था उस टाइम पर। अच्छा। कि आप अपने अकाउंट्स की लाइन छोड़ के आप कंपनी सेक्रेटरी कर रहे हो, बीकॉम करने के बाद आप योगा में क्यों जाना चाहते हो? तो मुझे नहीं पता कि मेरा योगा को एज ए प्रोफेशन लेने के पीछे अर्निंग का सोर्स था या सेटिस्फेक्शन थी, वो मैं आज तक भी इसको क्लैरिफाई नहीं कर पाया। क्योंकि लेकिन योग जो है अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन का एक मेन कारण रहा अपना। लेकिन धीरे धीरे आज 10 सालों में बाद मैं देख रहा हूँ कि योग जो है अगर हम एज ए प्रोफेशनल देखें तो आज एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अगर आप उनमें देखेंगे तो एक योगा फिटनेस ट्रेनर उनको चाहिए होता है। अगर आप फुल टाइम योगा ट्रेनर की सैलरी अगर मैं इंडिया में बात करूँगा तो 30,000 से लेकर 50 तक अर्निंग एक मल्टीनेशनल कंपनी में आपको मिल जाती है। ठीक है। रहे प्राइवेट होम ट्यूशन वाले, इसमें भी डिपेंड करता है कि अगर आपका अपना योग स्टूडियो आप चलाते हैं कई बार भी, तो योग स्टूडियो में मान लो आपके पास 10 या 20 का एक ब्लॉक आता है, तब भी आप मिनिमम 2,000 पर, ये 3,000 पर कैंडिडेट आप चार्ज कर लेते हैं यहाँ पर भी। दूसरे ट्रेनर आते हैं होम ट्यूशन के लिए कि आप किसी कॉर्पोरेट में या किसी बिजनेस फैमिली में या किसी पॉलिटिशियन में या किसी कॉर्पोरेट में आपको योगा सिखाने के लिए जाते हैं, उनके घर में जाते हैं, तो उसकी जो एवरेज है वो कई डिपेंड करता है चार्जेस ट्रेनर्स के ऊपर। जैसे कई बार हम एक विजिट के 1,000 से 2,000 तक चार्ज कर लेते हैं,
कई बार मंथली अगर हम चाहें तो 10 to 15,000 एक एवरेज कैलकुलेशन है इसकी मिनिमम। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के इसकी कोई लिमिट नहीं है कहीं भी नहीं। और देखो हमें ऐसे नहीं, आप ट्रेनर्स नेशनल कोच हैं एज कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स, जी सर। कहाँ पे खड़ा है? सर देखिए अगर इंडिया में बात करें तो अभी हम क्रिकेट की बात नहीं करता नहीं, मैं क्रिकेट को तो क्रिकेट को मैं साइड में रखता हूँ मैं। तो क्रिकेट को हम भी स्पोर्ट्स में चलो ठीक है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ बढ़ चुका है वो भी एक। वो स्पोर्ट्स रहा नहीं, अब रहा नहीं, अब बिजनेस हो गया है। योगा को स्पोर्ट्स में दुर्भाग्य रहा कि हिंदुस्तान में सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से नहीं कह सकता मैं, कि हम इसे एक स्पोर्ट्स मानने में आज आज़ादी के बाद यहाँ तक पहुँच चुके हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी बने तो हमारी जो योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया है जो 40 सालों से योगा को एज ए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रही है, और उसी योगा फेडरेशन को एशियन योगा फेडरेशन और इंटरनेशनल योगा फेडरेशन से भी मान्यता प्राप्त है। हम हर साल स्टेट चैम्पियनशिप, जोनल चैम्पियनशिप, नेशनल चैम्पियनशिप कराते हैं। लेकिन जब हम सरकार के पास फाइल भेजते हैं कि योगा को एज ए स्पोर्ट्स आप ग्रेडेशन दीजिए, जबकि आपने बहुत सारी ऐसी गेम्स स्पोर्ट्स में लिए हैं, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता कि एक्चुअली में स्पोर्ट्स की डेफिनेशन है क्या, फिर कि आप योग को ऐसा कौन सी कमी है कि आप इसको स्पोर्ट्स मानने से मना करते हैं। वही एक्सरसाइज भी है, ठीक है, आप बाकी स्पिरिचुअल लैंग्वेजेस के छोड़ दीजिए, यम नियम निकाल दीजिए, प्राणायाम निकाल दीजिए, धारणा ध्यान समाधि निकाल दीजिए, अब आपके पास आसन बच गए। अगर मैं कहता हूँ कि आप आसन का पोस्चर अगर बॉडी की एनाटॉमी से डिक्लेयर करेंगे जब आप, तो स्पोर्ट्स में उनको कैलकुलेशन करने में मुझे समझ नहीं पड़ता कि कहाँ हम पीछे रह जाते हैं। ये एक साइंटिफिक तो अभी तक रिकॉग्निशन नहीं मिली है एज ए स्पोर्ट। लेकिन योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जब प्राइम मिनिस्टर साहब को पिछले साल रिप्रेजेंटेशन दी तो 1 सितंबर 2015 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने योगा को एज ए स्पोर्ट्स डिक्लेयर किया और इसे प्रायोरिटी गेम्स में इंक्लूड किया है इंडिया में। लेकिन अभी कुछ टेक्निकल्स हैं अभी भी, बॉडी इंडिया है नहीं, बॉडी भी है, योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया है जो 40 साल से काम कर रही है, और जो योगा की जैसे स्पोर्ट्स की जो जितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हमारी फेडरेशन फुलफिल करती है। लेकिन फिर भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम अभी भी हैं, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होंगे भी वहाँ पर किसी लेवल पे या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के लेवल पर होंगी। लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्दी से स्पोर्ट्स का दर्जा वहाँ से जो मिल चुका है वो जल्दी से इसको नोटिफिकेशन हो जाएगी। वही चर्चा का और राजनीतिकरण कर दिया उसमें भी देखिए कि अगर उसकी अब बॉडी बन गई तो कोई पॉलिटिशियन उसका चेयरमैन बन जाएगा, नहीं, और फिर उसमें पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। पॉलिटिक्स को हम योग में अगर ना जोड़ें तो बढ़िया रहेगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि अब तक हमारे लिए कोई ये पॉलिटिकल विषय आया ऐसा कुछ भी कि हमें योगा को स्पोर्ट्स में ना लेने के लिए कोई पॉलिटिकल हमारे पास कोई प्रेशर था कभी भी। लेकिन हाँ कुछ टेक्निकल जरूर हैं, क्योंकि टेक्निकल इसलिए क्योंकि स्पोर्ट्स की जो डेफिनेशन होगी वो तो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वाले लोग अच्छा बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी ग्रेडेशन के लिए इसको लेने में, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा फंडिंग है। जब हम स्पोर्ट्स में लेंगे योगा को, इससे कैंप्स मिलने हैं इंटरनेशनल। मैडम ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ कोई डिसीजंस लिए है रिसेंटली पिछले टाइम? जी अभी आयुर्वेद के साथ जुड़ना हमारा सौभाग्य है, हमारा डिपार्टमेंट है। लेकिन योग को उसके साथ जोड़ना अपने कार्यक्रमों में और जितने भी प्रोग्राम्स डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किए, ये हमारे लिए और भी सौभाग्य की बात है। हम एज अ डॉक्टर्स तो हमारा आयुर्वेद और योग सब्जेक्ट रहा, लेकिन जब हम अपने उसमें प्रोफेशनली एक डिस्पेंसरी में एज अ डॉक्टर चिकित्सक आते हैं तो उसमें हमारे लिए योग को साथ में रखकर एक रोगी का जब रोग का निवारण करना है उसमें इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो जब हम डॉक्टर्स को अभी जनवरी में ही मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट दिल्ली की तरफ से हमें गवर्नमेंट आयुर्वेदिक पटियाला में जो कॉलेज है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटियाला में, वहाँ पे 50 अपने आयुर्वेदा डॉक्टर्स को एंड साथ में ही स्टाफ में उनको ट्रेनिंग मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट की तरफ से हमें प्रोवाइड की गई। और हमारे जो डिपार्टमेंट है फैमिली हेल्थ वेलफेयर, उनकी अगुवाई में ही हमारा आयुर्वेद डिपार्टमेंट ने ये इनिशिएटिव उठाया और हमें पटियाला में उसकी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दी गई। ठीक है। उन डॉक्टर्स को ट्रेनिंग के बाद फिर अपने जिला स्तर पर जो भी ट्रेनिंग, हर डिस्ट्रिक्ट से 2-2, 3-3 डॉक्टर्स का चयन हुआ था और उनको बाद में अपने ही डिस्ट्रिक्ट में आगे अपने ही डॉक्टर्स को और अपने फार्मासिस्ट को, हमारा पूरे स्टाफ को उनको ट्रेनिंग आगे दिलवाई गई, उनका ओरिएंटेशन हुआ और फिर आगे पूरे स्टाफ को ट्रेनिंग हो चुकी है। जी अच्छा। हमारे जन स्तर पे फिर इसको 3rd स्टेप पे लाया गया। पहले मेन ट्रेनर्स थे, फिर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट को ट्रेन किया, फिर आगे जन स्तर तक लेके जहां आप डिस्पेंसरी में हो, आप अपने दायरे में आसपास कहीं भी आप आयुर्वेदा और योग को साथ में रखकर योग की ट्रेनिंग देना चाहते हो तो एज अ ट्रेनर
वी आर नाउ लाइक इक्विप्ड विद इट कि हम उनको उस तक उसका मायने समझा पाएं। सेकंड, एएमओस के लिए हमारी सीएमई प्रोग्राम्स, कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, इसमें कि योग के महत्व को आगे और बढ़ाने के लिए कंटिन्यूसली डिपार्टमेंट उसके ऊपर हमेशा काम कर रहा है। आयुर्वेद के साथ साथ योग की भी सीएमईस अब करने को आगे चल रही हैं और हो रही हैं, ठीक है। और उसके अलावा आगे आने वाले प्रोग्राम्स में उसमें और इनिशिएटिव जितना दिया जाएगा, आगे आगे जैसा जैसा ये दायरा खुलता जाएगा, तो हमारे लिए तो इसको अपनाना क्या, ये हमारा ही धरोहर। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ? जैसे अभी ज्यादा फ्री कैंप आयुर्वेदा के तो करते हैं डिपार्टमेंट की तरफ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और योग के लिए अभी जब से हमें योग का ट्रेनिंग दिया गया है, हमने उसके महत्व को समझा है, तो हमने उसकी इम्पोर्टेंस को आगे पेशेंट तक रखने के लिए एक आम इंसान जो नहीं भी बीमार है, तो अब हमने शुरू किया। हले तक समझा है, हले उसनु आगे नहीं, आगे अब हमने ये अभी जो 1 महीना पीछे 15 मई से लेकर और अभी 19 जून तक हमारे डिपार्टमेंट का और मोहाली एडमिनिस्ट्रेशन के आपस में कोलैबोरेशन से उन्होंने हमें सेंटर्स दे दिए, और हमारे जितने मोहाली के आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर्स हैं उन्होंने टीम बनाकर हर एक जगह जाकर ट्रेनिंग दी है। वो हर एक एरिया को ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ पैसे दे के किते ज्वाइन करिए, ट्रेनिंग करिए, उन्हां लोकां लई की जो अब जैसे हमारे एरिया में मैं खरड़ में हूँ, तो मैं जब तक योग के उसमें नहीं जुड़ी थी, हमें एक ट्रेनिंग के पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो हम जानते थे, लेकिन उससे पहले पतंजलि के वहाँ पे योग सेंटर्स ऑलरेडी चल रहे हैं और वो निःशुल्क थे। तो हमारा लास्ट ईयर भी जब हमने ये उत्सव मनाया इंटरनेशनल योगा डे का, तो हमने अपने सारे पेशेंट्स को भी उनको अवेयर किया कि हम योग उत्सव को वहाँ खरड़ में निःशुल्क आपके सामने हम आपका उसके ऊपर बेनिफिट कितना हो सकता है उसके बारे में, हर एक आसन का हमारे शरीर में क्या इंपॉर्टेंस है, हमने उनको वो करवाया, जिसमें और अभी भी जिसका जो एरिया है कोई दूर नहीं आ सकता, वो अपने अपने एरिया में जहाँ योगा की क्लासेस चल रही हैं, जो प्रॉपर इंस्ट्रक्टर्स हैं, हम उन्हीं के पास उनको गाइड करते हैं, और जहाँ उनका हमारे पास आना है तो मोस्ट वेलकम। हम पीएम ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐਡ ਸਾਡੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੀਐਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਮਐਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੋਗਾ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਯੋਗਾ ਇਜ਼ ਮੈਂਡੇਟਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਐਡ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਡ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਐਡ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਸਾਡੇ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਕਲਕੇਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਪੀਟੀ ਮਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਬੋਰਡਮ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਹਰ ਹੱਡੀ, ਹਰ ਜੋੜ, ਹਰ ਮਸਲ, ਹਰ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਸੀ ਯੋਗਾ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਸਚਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਜੋੜ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਲਚਕ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚਸ ਵੀ ਡੈਜ਼ਰਟੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਔਰ ਪੀਐਚਡੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਨੇਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਖਾਲੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰਿਲੈਕਸੇਟਿਵ ਆਸਨਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਨ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਆਯੂਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗਰੋਵਰ ਜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਵਾਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਰਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨੇਬਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਜੀਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਔਰ ਮਨ ਸક્ષਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਔਰ ਸਰੀਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਆਮ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਂਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਉਹ ਆਈਆਂ ਕਿ ਬਸ 30 दिन तुम्हें लगातार आना है, बस 30 दिन तुम्हें लगातार आना है, फिर आदत ने खुद ब खुद पनप जाना है। गर किसी दिन बिस्तर से ना होना चाहोगे तुम दूर, योग उठाएगा और अभ्यास करने पे करेगा मजबूर। स्थिर सुखम आसन और योग चित वृत्ति निरोध, तन और मन के प्रति आसनों का क्रम अगर तुम इस तरह बनाओगे तो स्थिर सुखम आसन और योग चित वृत्ति निरोध को पा जाओगे। स्थिर सुखम आसन मतलब ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਸਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਠੋਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਕੜਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਲੋਡ। ਸੁਖਾਸਨ ਕੰਪਲੀਟ ਮਤਲਬ ਯੂਰ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਕੰਫਰਟ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੰਬਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲ ਏਬਲ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਯੂਰ ਪੋਸਚਰ ਇਨ ਸੁਖ ਸਥਿਤੀ। ਦੈਨ ਯੋਗ ਚਿਤ ਵ੍ਰਤੀ ਨਿਰੋਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬੁੱਧੀ। ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸક્ષਮ बनाता है। और योग चित्त वृत्ति निरोध मतलब योग के द्वारा अपने मन में आने वाली विकारों को, वृत्तियों को, बुरे विचारों को रोकना। तो आप देखो कि मन और तन ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸક્ષਮ ਕਰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। सर समा निकालने लग गया साडा यूथ ऐसा है कि की उन्होंने बात के पीछे ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं, तो मैं सभी से कह देना चाहता हूँ जो बोलते हैं कि उनके पास समय नहीं है, वो अक्सर बोलते हैं, जो नहीं बोलते हैं, बिल्कुल अक्सर लोग बोलते हैं कि समय नहीं है। बीमार बोलने वाला भी व्यक्ति वही है जो अस्त व्यस्त है, वही कहता है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ। आप आधा घंटा सुबह उठ के बाथरूम में लगा सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट आप योग प्राणायाम के लिए हल्का शरीर नहीं हिला सकते, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? मॉल में जाके मूवी देख सकते हैं। नहीं सर मैं एग्जांपल रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। पिछली बार ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਵੀਅਰ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ 4 ਵਜੇ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਤੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 1 ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 2 ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਜਾਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੂਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਯੋਗ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਤੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਯੋਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਮੇਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਆਮ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਟਕ ਗਏ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਡਰੱਗਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਯੋਗ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂਟਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ कितनी इंपॉर्टेंस है इस चीज़ दी और खास करके अगर मैं यंगस्टर्स की गल देखिए, यंगस्टर को जोड़ने के लिए आपको एक मोटिवेशन पावर चाहिए। और आजकल के जो यंग जनरेशन है उसका स्ट्रेस है उसके कैरियर को लेकर के। जब हम योगा को एज ए स्पोर्ट्स ग्रेडेशन देने की बात करते हैं तो यूथ अपने आप मोटिवेट होता है, क्योंकि जब उसे स्पोर्ट्स में आसन कर रहा है उसे उस टाइम शरीर के बेनिफिट से नहीं मतलब, उससे मतलब अपने कैरियर से। तो जब हम उसे कहते हैं कि आप ये योगा को एज ए स्पोर्ट्स करिए, डेली आप ये 10 आसन करिए, 10 आसन करेंगे तो आपको एक स्टेट चैम्पियनशिप में हिस्सा लेना पड़ेगा, स्टेट में आप मेडल जीतोगे, आप नेशनल जाके आओगे, नेशनल जाके आओगे तो आपको जब मेडल मिलेगा तो वो आपको एडमिशन मिलेगी। तो हमारे नेशनल के बच्चों को पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल रही है, इंटर कॉलेज इंटर यूनिवर्सिटी खेलने वालों को कैश प्राइजेज मिल रहे हैं, हमारे डीएवी जॉब्स में रिकॉग्निशन मिल रही है। जॉब्स में सर रिकॉग्निशन मिलती है कई जॉब्स में और प्राइवेट सेक्टर में भी है, लेकिन मैं भी तो एजुकेशन तक चल रहा हूँ ना, कि अभी तक स्पोर्ट्स में भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद भी जैसे हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें योगा के जो नेशनल के प्लेयर हैं या इंटर कॉलेज इंटर यूनिवर्सिटी के मेडल विनर हैं उन्हें उसी बेस पर कैश प्राइजेज मिलते हैं, उन्हें अगली एडमिशन में वेटेज मिल जाती है, कोटा मिल जाता है। तो जब उसके पास योगा का एक स्पोर्ट्स कोटा है तो उसके बाद दो चीज़ें ऑप्शन होती हैं, एक हेल्थ की होगी, दूसरा वो योग को रेगुलर करेगा, उसके बाद स्पोर्ट्स कोटा आएगा, कैश प्राइजेज का ऑप्शन आएगी, एडमिशन की आएगी। तो उसका स्ट्रेस हम समझते हैं कि अगर योगा को प्रॉपर स्पोर्ट्स में हम इंक्लूड कर दें तो यूथ को जोड़ने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो यहाँ सॉल्व होगी। आपको योगा को स्पोर्ट्स में डाल दीजिए, यूथ जुड़ेगा, कैरियर भी लेके आएगा, प्रोफेशन में भी जाएगा। और जब जो यूथ हमारा योग से जुड़ गया, अगर ये नशे की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं खुद कहता हूँ कि अगर आप यम नियम को छोड़ दीजिए, सिर्फ आसन प्राणायाम पे जब आप जाएंगे तो नशा जो है बॉडी से अपने आप दूर होता जाएगा, क्योंकि जितना ब्रीदिंग के साथ जुड़ते जाएंगे टॉक्सिन रिमूव होंगे, नेगेटिविटी निकलेगी, नेगेटिविटी निकलेगी, स्ट्रेस निकलेगा, तो आप एक अलग से जीवन की कल्पना करते हैं, फ्रेशनेस रहेगी, थकावट कम होगी, एनर्जी लेवल बना रहेगा, सर्कुलेशन की प्यूरिफिकेशन होगी। क्योंकि योगा में क्या है मेन, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी, प्रॉपर ब्रीदिंग, प्रॉपर डाइटिंग, उसके बाद आपके बॉडी में सब फिट जी। मैडम कुछ कह रहे मेरा ये साथ में जोड़ना था कि जैसे इन्होंने बोला कि हम उसको एक फिजिकल स्पोर्ट्स के दायरे में और मोटिवेट करें, साथ साथ जो मानसिक वृत्ति है एज अ यूथ, उसका मन चंचल एक स्वभाव है, लेकिन उसको शांत करने के लिए, उसको उस बुद्धि का विकास की, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये जो दिशा है, मार्गदर्शन है, ये योग ही एक माध्यम है जो उसको इस दिशा पे ला सकता है। आजकल सब तो बड़ी समस्या ये है कि ਜਿਹੜੇ ਮੈਚੁਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਬਟ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਯੰਗ ਟੀਨਏਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ आ रहा है। उसमें बहुत कारण है सर। अगर आयुर्वेद के साथ में इसको जोड़ के बात करूंगी तो एक और कारण भी आता है आहार और विहार का। तो हमारा जब आहार शुरू होता है वहाँ कहीं ना कहीं यंगस्टर्स में जो एक चयन है कि उनको नहीं मालूम हमारे लिए क्या पथ्य है क्या अपथ्य है, मीन्स व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, जो आएगा सामने है उसका बॉडी के अंदर क्या उसका महत्व, एक मैकेनिज्म में उनको यूजफुल है या नहीं, वो एक बॉडी को क्या, जो जंक फूड आजकल प्रिजर्वेटिव्स ले रहे हैं, सिंथेटिक फूड ले रहे हैं, नेचुरल फूड को साइड पे करते जाएंगे, वो उसका प्रभाव बॉडी पे, बॉडी के साथ साथ उनके हार्मोन्स पे, हार्मोन्स का प्रभाव हमारे सोचने के दायरे पे, वही हमारा फिर मन को
ऑब्वियसली वो एक डाइवर्ट करता है, जिससे कि अब बाद में फिर जो बिहेवियर चेंजेस आते हैं यंगस्टर एज से लेकर, फिर वो धीरे धीरे एक स्वभाव बन जाता है। और अगर हम इसको, इनकी बात जैसे कही थी कि बच्चों को अगर हम ये शुरुआत करवाते हैं, जिस बच्चे की दिशा में ये सब चीज आ गई तो उसको बड़े होने में कोई कारण ही नहीं अपने बनेगा। आप चली देखिए, जाएगी, एक एक बार उसਨੂੰ शुरुआत देन दी जरूर। योग ही ऐसी चीज़ है जिसे आप धर्म से जोड़ सकते हैं, अध्यात्म से जोड़ सकते हैं, मेडिकल साइंस से जोड़ सब सकते हैं, तरह से। आयुर्वेद में जोड़ सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में जोड़ सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में जोड़ सकते हैं। इसको आप कहीं भी बांध नहीं सकते, क्योंकि मुझे फिट होना है, मुझे रिलैक्सेशन लेनी है, मुझे अपने प्रति ईमानदार होना है। तो इन सब को करने के योग एक समझे कि आपके पास एक ऐसा पैकेज है जिसे आप किसी भी तरह शुरू कर दीजिए, चाहे आप खेल में कर दीजिए, अध्यात्म से करिए, आयुर्वेद ਉੱਥੇ से fit ਹੋ करिए, ਜਾਣਾ ਹੈ। आपको वही फिट हो जाता है। ਸਰ ਉਹ ਸਭ क्योंकि- ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੈਲਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ, Self ਮਤਲਬ discipline। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਹਮ। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा साडा ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ Facebook ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸੋਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ Energy ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ utilize ਬੁਣ ਲੇਗੀ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ stress- ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖिए, ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਅਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖ। yes, Positive and stress। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਉਸੇ ਹੈ। problem 'ਚ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯੂਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣਾ problem ਨਹੀਂ 'ਚ- ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ। Yes, ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੇ best- ਜੋ है नहीं गा आप अंदर। मान तेरे को लीजिए जरा भी सम है ना, योग मन और में तन। इतनी शक्ति है ना कि अगर हमने उसको शारीरिक धार लिया, मानसिक धार लिया, अध्यात्म विषय अपने आप जुड़ते अपने- जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन सही दिशा में होने से आप में इतनी एनर्जी आ जाएगी, उस फोर्स को ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ चैनलाइज ਪ੍ਰੋਬਲਮ करना, ਨੂੰ से ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਕਰ वो ਸਕਦੇ ਹੋ आपके ਉਸੇ लिए એનર્ਜੀ ਦੇ वो ਨਾਲ। आपको दृष्टि भी दे देगा। आप सिर्फ ऐसा ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਂ spectator देखो। ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯੋਗ ਹੈ ਚ ਇੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੋਰ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਸਿਆ ਯੋਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਿਆ ਯੋਗ ਕਰਵਾਣੇ ਅਗਰ 500 ਬੱਚਾ 600 ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾएं ਦੇਖੋ ਬਾएं ਦੇਖੋ, ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ Group ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਰਿਹਾ। ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਉਲਟੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜੁਗਨੂ ਯੋਗ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜਿਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਸਿਆ ਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ਗੌਤਮ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟਸ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 4 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। जी बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। अगर तनाव के ऊपर बात की जाए तो मैं 2 शब्दों में कहना चाहूंगा, नो योग नो पीस। Yes. एंड व्हेन यू नो योग, KNOW, you know the peace। ਯੂ نو द ਪੀਸ। योग को ठीक है। जाने, आप पीस को जानेंगे। आप योग ये को नहीं योग जानेंगे का तो योग करो, योग को नहीं इंटरनेशनल जानेंगे। प्लेटफॉर्म पे लाने का जो बिल्कुल। विषय है, 177 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेशन दिया है। ये बेसिकली हार्मोनी, अपना यूनिवर्सल पीस के लिए, पीस के लिए बहुत हमारा जो सेल्फ रियलाइजेशन एंड इनर है, आत्मचिंतन, वो तो प्रोस्पेक्ट रहेगा। ये तो हमारी धरोहर है संस्कृति या योग की, पर इसको बाहर उसको एक ਪੀਐਮ piece- ਦੇ ਐਫਰਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਰ ਪੀਐਮ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਈ ਦੇਖੋ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਲਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ promotion ਕਹੂੰ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਨਾ ਮੈਮ ਉਸ ਨਹੀਂ, ਲੈਵਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ नहीं जुड़े। पर सर- प्रधानमंत्री सर उसका भी एक जुड़े। रीजन Self था। ने हेल्थ में अगर कितना है? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं फिर कहता हूँ, अगर योग को पॉपुलैरिटी देने का ये विषय कहीं अपनी पार्लियामेंट में रखते तो आज तक वहीं रह जाता। हाँ, लेकिन वो युवानों में जाके आए। बाहर हमारी लेके। इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि जब हम अपने इंडिया के किसी चीज को बाहर वो जाके फिर सुनते पॉलिटिसाइज हो हैं जाता तो है। हम उसे वापस आते हैं। विवेकानंद जी ने जब बाहर जाके लेक्चर नहीं दिए,
उन्हें सब बोलते थे ये तो ऐसे ऐसा ही है। है, जब तक हमारे राम बाहर जाके रामा ना हो जाए, विवेकानंद बाहर जाके विवेकानंदा ना हो जाए, तब तक उसको एक्सेप्ट करने की हमारी आदत नहीं। हमारा योग भी योगा बन गया। ਚਲੋ ਆਪਾਂ वो फिर भी आने वाले टाइम च एक सार्थक सार्थक, हाँ। पॉइंट ऑफ सर व्यू नाल बिल्कुल इसਨੂੰ देख बिल्कुल और एक ਸਕਦੇ ऐसी कड़ी रहेगी कि अपना जड़ा कहते ना कि मिशन जड़ा है योग मिशन मेकिंग इंडिया अ फिट नेशन बन चुके हैं कि हुन ये योग एक ਲਈ नहीं हुने सारे ਲਈ है। सारे इन्ना बिल्कुल, एक सर लहर है हुने के लहर है जिन्हें 1.5 महीना योग कर लिया ना वो ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ योग ਚ ਤੋਂ ਇਹਦੇ अलग ਚ कर ਇੱਕ सके ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ Way ਦੇਣਾ of ਚਾਹਾਂਗੇ living ਕਿ ਬਣ ਜੋ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਗ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ